बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन क्या है और ये किस तरह एनर्जी देता है। तो रिस्पायरेशन क्या होता है, बेसिकली हम इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहते हैं। सेलुलर इसी वजह से कहते हैं कि ये बेसिकली सेल के अंदर होता है, और ये अगर हम इसकी सादा सा हका ड्रा करें तो ये ग्लूकोज मालिक्यूल सेल के अंदर क्या देता है, एनर्जी देता है, एटीपी। इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन। जब ग्लूकोज मालिक्यूल का ब्रेकिंग होता है और वो एनर्जी देता है, इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। लेकिन ये ग्लूकोज मालिक्यूल जो एनर्जी देता है, ये दो टाइप इसके होते हैं जो इससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। एक टाइप उसका वो है जो ग्लूकोज मालिक्यूल से एनर्जी हासिल होता है लेकिन ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऑक्सीजन के ज़रिए एनर्जी हासिल होता है। जब ग्लूकोज मालिक्यूल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एनर्जी हासिल कर देता है, इस किस्म की रिस्पायरेशन को हम क्या कहते हैं, इस किस्म की रिस्पायरेशन को हम एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। दूसरा किस्म वो है जो ग्लूकोज मालिक्यूल से एनर्जी हासिल होता है लेकिन इसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। फिर ये जो एरोबिक रिस्पायरेशन है, ये फिर 4 स्टेजेस में हम डिवाइड करते हैं जिससे हम ये एनर्जी हासिल करते हैं। पहला स्टेप इसका क्या है, पहला स्टेप इसका है ग्लाइकोलिसिस। कौन सा स्टेप है उसका, ग्लाइकोलिसिस। दूसरा स्टेप उसका है लिंक रिएक्शन, क्या लिंक रिएक्शन है। तीसरा स्टेप उसका है कौन सा, क्रेब्स साइकिल है। और चौथा स्टेप इसका है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इन 4 स्टेजेस में हम फिर एरोबिक रिस्पायरेशन को डिवाइड करते हैं। पहला जो स्टेप है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। इसमें ग्लूकोज मालिक्यूल स्प्लिट होता है और एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 2 पायरुवेट मालिक्यूल हासिल होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। लेकिन ये बहुत एक मेटाबॉलिक पाथवे है, और इस मेटाबॉलिक पाथवे के ज़रिए जब हम ग्लूकोज से पायरुवेट हासिल करते हैं तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के रिएक्शन होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। पहला हम स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज से कि ये ग्लूकोज से किस तरह पायरुवेट बनता है। पहला ये कि ये ग्लूकोज मालिक्यूल जो है, जो 6 कार्बन कंपाउंड है, इस ग्लूकोज के साथ एटीपी रिएक्शन करके क्या कर देता है, जब एटीपी ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके तो ये एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्लूकोज में एंटर हो जाता है और ये एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होता है, और एटीपी का जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है ग्लूकोज को अंदर होती है, यानी ग्लूकोज को ऐड हो जाती है। तो ग्लूकोज को ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कौन सी पोजीशन पर ऐड हो जाती है, ये 6 कार्बन नंबर 6 पे ऐड हो जाती है। यह जो एंजाइम इन्वॉल्व है ग्लूकोज और एटीपी का रिएक्शन, तो एटीपी एडीपी में और ग्लूकोज 6 फास्फेट में तब्दील हो जाता है। या इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेज है। दूसरा क्या है, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फिर क्या होता है, ये एक अनदर आइसोमर उसका है ग्लूकोज का, जिसको हम फ्रक्टोज कहते हैं, ये दूसरे आइसोमर में तब्दील हो जाता है, और जो एंजाइम इसको तब्दील कर देता है उसका नाम है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, यानी ग्लूकोज 6 फास्फेट फ्रक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील हो जाता है। यह क्या है, ये अब बात हम जानते हैं कि ग्लूकोज का क्या फार्मूला है। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, फ्रक्टोज का फार्मूला क्या है, C6H12O6। लेकिन ग्लूकोज में क्या है, ग्लूकोज में हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है
और फ्रक्टोज में हमारे पास कौन सा ग्रुप मौजूद है, वो है कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन में क्या फ़र्क है? अल्डिहाइड और कीटोन में ये फ़र्क है कि अल्डिहाइड में जब कार्बोनाइल ग्रुप है, एक कार्बोनाइल ग्रुप को एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम अल्डिहाइड कहते हैं। जब कार्बोनाइल ग्रुप को दोनों अतराफ अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कीटोन कहते हैं। तो यह फास्फोफ्रक्टो आइसोमरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में तब्दील कर देता है। सिर्फ यह फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है। और फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है ये क्या होता है? इसके साथ फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक और एटीपी रिएक्शन कर देता है। तो जब एटीपी के साथ रिएक्शन कर देता है, जैसा कि ग्लूकोज के साथ एक एटीपी ने रिएक्शन किया, इस तरह जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट के साथ एक एटीपी रिएक्शन करता है तो वो इनऑर्गेनिक फास्फेट, एटीपी का जो इनऑर्गेनिक फास्फेट है वो फ्रक्टोज को कार्बन नंबर 1 पर अटैच होता है और एटीपी एडीपी में तब्दील हो जाता है, एडीपी में तब्दील हो जाता है और फ्रक्टोज 6 फास्फेट जो है वो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में तब्दील हो जाता है। और यह जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसका क्या नाम है? फास्फोफ्रक्टोकाइनेस है। फिर इसके बाद क्या होता है? ये फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट यानी फ्रक्टोज है और इसके कार्बन 1 और 6 दोनों तरफ जो है ना फास्फेट अटैच है। यह एक एंजाइम है जिसका नाम है अल्डोलेज। वो अल्डोलेज एंजाइम जो है इस फ्रक्टोज 1,6 बेस फास्फेट को बिल्कुल मिडल पे ब्रेकिंग करता है, बिल्कुल मिड पे वो उसको डिकम्पोज कर देता है। और जब ये डिकम्पोज होता है, ये ब्रेक होता है, तो एक तरफ 3 कार्बन जुदा हो जाता है और दूसरी तरफ 3 कार्बन मालिक्यूल अलग होता है। एक तरफ जो 3 कार्बन मालिक्यूल बनता है इसका नाम है हमारे पास डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। और जो दूसरा कंपाउंड बन गया जो 3 कार्बन है और उसको भी उसके साथ भी फास्फेट है, इसका नाम क्या है? ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट। यह एक बात ज़हन में याद रखें कि डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट जो है या और ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है, ये दोनों मालिक्यूल एक दूसरे को इंटर कन्वर्टेबल है। यानी डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट में तब्दील हो जाता है और ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन में तब्दील हो जाता है। और ये जो रिएक्शन या जो इंटर कन्वर्टेबल का जो रिएक्शन है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसका नाम क्या है? ट्रायोज फास्फेट आइसोमरेज है। फिर इसके बाद क्या है? ये ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके साथ फास्फेट अटैच है, इस ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट मॉलिक्यूल्स है 2 हाइड्रोजन रिमूव होके और यह एक कोएंजाइम है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, इसके साथ रिएक्शन करके वो कोएंजाइम ऑक्सीडाइज फॉर्म से रिड्यूस फॉर्म में तब्दील हो जाता है NAD+, ये तब्दील हो जाता है NADH+H+, यानी ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में आता है। और इसके साथ साथ इस रिएक्शन में एक और बात ये भी है कि इसमें एक इनऑर्गेनिक फास्फेट ये भी ऐड हो जाता है। और ये इनऑर्गेनिक फास्फेट जो ऐड हो जाता है तो ऑलरेडी ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट यानी फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे अटैच है और दूसरा फास्फेट भी अटैच हो गया। तो ऑलरेडी अगर हम यहाँ इसको थोड़ा सा इग्नोर करें, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करिए, तो क्या होता है? सिर्फ फास्फेट को अटैच करके तो हमारे पास बनता है ग्लाइसिरल्डिहाइड 1,3 बेस फास्फेट। लेकिन जब यह हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो ग्लाइसिरल्डिहाइड से वो मॉलिक्यूल तब्दील होके एसिडिक बनता है और वो क्या होता है? फास्फोग्लाइसरेट या फास्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है। यस, हम सिंपली इसको ग्लाइसरेट कहते हैं। तो 1,3 डाई फास्फोग्लाइसरेट हम इसको इसलिए कहते हैं इसको कि ऑलरेडी इसके साथ कार्बन 3 पे फास्फेट था, कार्बन 1 पर फास्फेट अटैच हो गया 1,3 डाई फास्फोग्लाइसरेट, या हमको इसको ग्लाइसरिक एसिड भी कहते हैं, ग्लाइसरिक एसिड 1,3 डाई फास्फोग्लाइसरिक एसिड।
यानी वो अल्डिहाइड ग्रुप एसिडिक ग्रुप में तब्दील होता है। किसके ज़रिए? जब इससे हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। यह जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ग्लाइसिरल्डिहाइड 3 फास्फेट डीहाइड्रोजनेज। यानी कौन सा? डीहाइड्रोजनेज, यानी हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है ये एंजाइम। और फिर इसके बाद क्या होता है? 1,3 डाईफास्फोग्लाइसरेट या 1,3 डाईफास्फोग्लाइसरिक एसिड से क्या होता है? इससे एक एटीपी जो है कार्बन 1 पर एक इनऑर्गेनिक फास्फेट जो कार्बन नंबर 1 पर अटैच है, ये कार्बन नंबर 1 का फास्फेट इस मॉलिक्यूल से रिमूव हो जाता है और ये एडीपी के साथ रिएक्शन करके एटीपी बनाता है। जब इससे इनऑर्गेनिक फास्फेट निकलता है कार्बन 1 से, तो फास्फेट का पे रह गया, ये फास्फेट कार्बन नंबर 3 पे रह गया। फिर इस मॉलिक्यूल का नाम हमारे पास बन गया 3-फास्फोग्लाइसरेट। कौन सा? 3-फास्फोग्लाइसरेट। क्योंकि जो फास्फेट कार्बन नंबर 1 पर मौजूद था वो रिमूव हो गया। वो किसके साथ उसने किसके साथ रिएक्शन किया? एडीपी के साथ, और वो एटीपी बन गया। तो फास्फेट रिमूव हो गया, सिर्फ वो फास्फेट कार्बन नंबर 3 पर रह गया। फिर मॉलिक्यूल का नाम हमारे पास बन गया 3-फास्फोग्लाइसरेट। यह जो एंजाइम इन्वॉल्व है इसका नाम क्या है? फास्फोग्लाइसिरोकाइनेज है। फिर इसके बाद सिर्फ एक सिंपल रिएक्शन है, वो सिर्फ ये फास्फेट कार्बन 3 पर अटैच जो है वो सिर्फ अपना पोजीशन तब्दील करके कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है। मॉलिक्यूल का नाम 3-फास्फोग्लाइसरेट से तब्दील होके 2-फास्फोग्लाइसरेट बनता है। और यह जो एंजाइम इन्वॉल्व है, ऑलरेडी द नेम इंडिकेट, म्यूटेज एंजाइम है, जो फास्फोग्लाइसिरो म्यूटेज एंजाइम है। फिर इसके बाद एक और सिंपल रिएक्शन है जिसको हम इनुलेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर। 2-फास्फोग्लाइसरेट मॉलिक्यूल से वाटर रिमूव हो जाता है और वाटर का रिमूव हो जाना क्या बनता है? मॉलिक्यूल का फास्फेट कार्बन नंबर 2 पर अटैच होता है सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल। फास्फो मॉलिक्यूल का नाम बनता है फिर 2-फास्फोएनोल पायरुवेट। ग्लाइसरेट से नाम तब्दील होके 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होने के बाद ग्लाइसरेट से पायरुवेट बनता है। और जो एंजाइम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में, इसका नाम क्या है? एनोलेस। फिर 2-फास्फोएनोल पायरुवेट जो है इस मॉलिक्यूल से ये फास्फेट रिमूव होके ये का रिएक्शन करता है, ये एक एडीपी के साथ, इस एडीपी के साथ रिएक्ट करके, और ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाता है? एटीपी बनाता है। तो फास्फेट रिमूव हो गया, सिंपल हमारे पास क्या बन गया? पायरुवेट बन गया। और जो एंजाइम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में इसका नाम क्या है? पायरुवेट काइनेज उसका नाम है। तो अगर हम यहाँ ग्लाइकोलाइसिस को समराइज करके, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास था 1C6H12O6, उसको हमने कितने एटीपी दिए? आप ज़रा यहाँ सोचें। एक एटीपी यहाँ हो गया, दूसरा एटीपी यहाँ हो गया, 2 एटीपी मॉलिक्यूल हमने दे दिए। कितने? 2 एटीपी। यहाँ एक बात ज़हन में याद रखें, एक ग्लाइसिरल्डिहाइड जो है एक ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फास्फेट एक पायरुवेट बनाता है। और जब डाईहाइड्रॉक्सीसीटोन फास्फेट ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फास्फेट में तब्दील हो जाता है तो ये दूसरा पायरुवेट बनाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कितने पायरुवेट बनाएंगे? 2 पायरुवेट का फार्मूला है C3H4O3, 2 पायरुवेट बनाएंगे। 2 एटीपी हमने दिए, लेकिन यह जो आप एक बात जहन में याद रखें कि ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फास्फेट से जब एक पायरुवेट बनता है तो कितने एटीपी देते हैं? 1 और ये 2 एटीपी। जब ये डाईहाइड्रॉक्सीएसीटोन फास्फेट एक ग्लाइसिरल्डिहाइड में तब्दील होता है तो दूसरा ग्लाइसिरल्डिहाइड 3-फास्फेट दूसरा पायरुवेट, तो ये एटीपी हमारे पास कितने होंगे? 2 और 2 एटीपी होंगे। कितने एटीपी होंगे? 2। तो 2 एटीपी हमने दे दिए थे और हमारे पास बन गए कितने एटीपी? 4 एटीपी बन गए। कितने एटीपी बन गए? 4 एटीपी। और दूसरी बात यह है कि एक कोएंजाइम जो ऑक्सीडाइज फॉर्म में मौजूद है, कि कौन से फॉर्म में? ऑक्सीडाइज। तो NAD ये हम
अभी 1 ग्लूकोज जो ब्रेक होता है डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट और ग्लाइसिलडिहाइड, ये डाईहाइड्रोक्सीसीटोन फास्फेट ये भी ग्लाइसिलडिहाइड में तब्दील होके, तो इसमें हम कितने कोएंजाइम लेंगे 2, ये भी जो है वो कितने कोएंजाइम रिड्यूस फॉर्म में बनाएंगे 2। ये ईटा के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कितने एक ग्लूकोज मालिक्यूल 2 पायरुवेट, कितने एटीपी हम देते हैं 2, नेट हमारे पास 4 एटीपी, कितने एटीपी हम लेते हैं 4, तो 2 हमने दिए थे और 4 हमने हासिल किए, नेट हमारे पास कितने एटीपी बन गए 2 एटीपी बन गए। कितने 2 एटीपी हमारे पास बन गए। नेट एटीपी जो हमारे पास बनते हैं वो कितने एटीपी होते हैं 2 एटीपी। एक बात, टोटल एटीपी 4 है लेकिन नेट एटीपी 2 है। और कोएंजाइम कितने हैं 2 कोएंजाइम है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, और 2 वो ऑक्सीडाइज फॉर्म कोएंजाइम रिड्यूस फॉर्म में तब्दील होता है। और हमने एंजाइमेटिकली इसको डिस्कस किया। इसके बाद हम लिंक रिएक्शन डिस्कस करेंगे।